गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट BA, चैप्टर नंबर 2, पॉइंट नंबर 2.2 थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैं आपको रिवीजन के लिए, जो एग्ज़ाम आपको 29 और 30 को होने वाला है, उसके रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स मैंने लिया है। कुछ जो पॉइंट्स है जो शायद बाकी रह गया था या इसमें से आपको छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट्स को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में। Okay, management thought are outcome of research, study and result of the field of management. Okay, जो मैनेजमेंट का थॉट है वो कहाँ से आता है? तो वो आउटकम फ्रॉम रिसर्च, जो आप रिसर्च करते हो, जो स्टडी करते हो, एंड जो रिजल्ट ऑफ फील्ड का जो मैनेजमेंट है, वहाँ से हमें मैनेजमेंट थॉट्स मिलते हैं। एवरी थॉट रिप्रेजेंट इट्स यूनिक ऑब्जर्वेशन। हर एक थॉट है, ठीक है, वो एक क्या करता है? तो यूनिक ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट करता है। मेनी मैनेजमेंट गुरु हैव रिप्रेजेंटेड डिफरेंट प्रिंसिपल बाय सेपरेट ओपिनियन। अब जितने भी मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर किए हैं, अलग अलग प्रिंसिपल शेयर किए हमारे साथ। ओके, hence so many sub branches has been developed. It is called thought and approach of management. Okay, जो भी रिसर्च किया, जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, उसके ऊपर से अपने उन्होंने ना सेपरेट ओपिनियन हमारे साथ शेयर की, और उसी से क्या हुआ, जो सब ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस डेवलप हुआ, और उसी को आज हम क्या कहते हैं? थॉट एंड अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इस थॉट ऑफ मैनेजमेंट में जो पहला हमारा पॉइंट है वो रहेगा थॉट ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, ध्यान देना, कुछ छोटे क्वेश्चंस इसके अंदर बनेंगे। द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इज नोन एज थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। जो थॉट कब तक प्रेजेंट हुआ? एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के लास्ट तक जो थॉट्स प्रेजेंट किया गया, उसको हम क्या कहते हैं? थॉट ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एंड ऑफ थॉट ऑफ क्लासिकल थ्योरी? तो याद रखना है 19th सेंचुरी। ओके, मेन प्रमोटर ऑफ थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी आर फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलब्रेथ, हेनरी गेंट। Okay, Henry Gantt and Henry Fayol. Taylor contribution in the thought of classical theory is very important. Okay, अब क्लासिकल थियोरी के प्रमोटर्स कौन कौन है, मतलब किन गुरु, जो मैनेजमेंट गुरुज थे, जो इसके अंदर अपना इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन है? फ्रेडरिक टेलर है, मैक्स वेबर, गिलब्रेथ, हेनरी गेंट एंड हेनरी फ्योल। ये सारे क्लासिकल थियोरी के प्रमोटर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का इम्पोर्टेंस है तो वो कौन है? फ्रेडरिक टेलर, यानी FW टेलर। इनका जो कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल थ्योरी में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रेजेंटेड बाय फ्रेडरिक टेलर ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू द थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी मैनेजमेंट इवन टूडे। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो गुरु कौन है? हु प्रेजेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा, हु प्रेजेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो वो किसने प्रेजेंट किया था? तो फ्रेडरिक टेलर ने। ये कॉन्सेप्ट आज भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें ना आज भी क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट में देखने को मिलता है। अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेवर साइंटिफिक प्रिंसिपल बाय टाइम मोशंस इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। ये जो साइंटिफिक या जो हमारा क्लासिकल थियोरी है और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो हमें किन चीज़ों से, जो ट्रेडिशनल मेथड था उनसे, उसके कंपैरिजन में किस चीज़ में बेटर देखने को मिला? तो वो था कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था, प्रिंसिपल था, वो क्या करता था? टाइम स्टडी करता था, मोशन स्टडी करता था, और इसके लिए ये ट्रेडिशनल मेथड के जो पुरानी परंपराएं थी जो मैनेजमेंट की, उसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल लाइज टू स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। और साइंटिफिक प्रिंसिपल लाने का रीज़न क्या था? किस रीज़न से हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया? तो उसका
रीजन था स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट में किसी खास चीज़ को डेवलप करना चाहते थे। प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम ऐसा हो जिससे ना एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क के लिए हमने इसे अडोप्ट किया था। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन द थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी ऑल्सो सिग्निफिकेंट। फेडरिक टेलर के साथ साथ, ओके, F.W. टेलर, इसका पूरा नाम है फेडरिक विंस्लो टेलर, याद रहेगा, फेडरिक विंस्लो टेलर। और दूसरा जो हेनरी फ्योल है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है ही सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट थॉट ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रेजेंटिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, who wrote the book titled Presenting General Principle of Management? Okay, General Principle of Management, General Principle of Management एक टेक्स्ट बुक का नाम है। जो किसने लिखा था तो आपको याद रखना है, ये किसने प्रेजेंट किया था, तो ये था हमारे हेनरी फ्योल की टेक्स्ट बुक का नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो उन्होंने प्रेजेंट किया था। ही डिसाइडेड लेवल ऑफ डिफरेंट टास्क इन अ बिजनेस यूनिट एंड ट्राई टू डिसाइड लिमिट ऑफ टास्क। उन्होंने क्या किया कि किसी भी यूनिट के अंदर काम होने वाले डिफरेंट टास्क को डिसाइड किया, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका उन्होंने चयन किया। टू परफॉर्म मैनेजरल ड्यूटी एट अ डिफरेंट लेवल ही आल्सो प्रोवाइड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज अ गाइडलाइंस। उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल को आप अडॉप्ट करो, जिससे क्या होगा कि आप जो ड्यूटीज है ना वो हर एक लेवल को दे सकोगे और उसके जो बेनिफिट्स है वो हमारे यूनिट को मिल सकेगा। ओके, नेक्स्ट है apart from this there is a contribution of Max Weber into the thought of classical theory till the end of 19th century. Format in the size start the change due to the इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यहाँ पे आपने देखा F.W. टेलर के साथ साथ जो हेनरी फ्योल, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्लासिकल थियोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैक्स वेबर थे, ठीक है, मैक्स वेबर, उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उनका कहना था कि टिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी जो 19th सेंचुरी जो फिनिश हो रहा था और उसमें जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस कहाँ देखने को मिला था, तो जो हम टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसके अंदर। एज अ रिजल्ट नीड ऑफ चेंज इन द राइज ड्यू टू द सम लिमिटेशंस ऑफ thought of classical theory, importance to the financial motivation, less importance to human approach and informal relation। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, तो यहाँ पे क्लासिकल थियोरी के भी कुछ लिमिटेशंस आए, ठीक है। क्लासिकल थियोरी के कुछ लिमिटेशंस थे जिसको किसने बताया, मैक्स वेबर ने। तो वो लिमिटेशंस क्या थे तो मैं आपको बता दूँ। थियरी लाइक इम्पोर्टेंस टू द फाइनेंशियल मोटिवेशन, इसमें सिर्फ फाइनेंस को मोटिवेट कर रहे थे। लेस इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन अप्रोच, एम्प्लॉयज़ को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता था। एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें ना, इसका क्या था, क्लासिकल थियरी के लिमिटेशंस थे, जिसको दूर करने के लिए हमें क्या लगा कि हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज अराइज, यहाँ पे कुछ चेंज करना है, यानी जो क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट है उसको बदल के हमें कुछ ऐसा लाना चाहिए जो इन सारे लिमिटेशंस को दूर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। तो याद रखने का, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेशन, लेस इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन अप्रोच एंड इनफॉर्मल रिलेशन, ये सब किसके लिमिटेशंस है, तो क्लासिकल थॉट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थॉट ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी। टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी, सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट मेड चेंज इन एस्टैब्लिश न्यू अप्रोच विच इज कॉल्ड नियो क्लासिकल थियोरी। गिव द डेफिनेशन ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी। तो याद रखना है, हमने क्लासिकल थियोरी के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने क्या किया,
कुछ उसके अंदर चेंजेस किया और उसको नए तरीके से अप्रोच में लाया, यानी यूज में लाया, जिसको हम क्या कहते हैं, नियो क्लासिकल थियोरी। ठीक है। At the end of 19th century, after industrial revolution, format of unit industry was changed and need was arises a new kind of management. 19th century के लास्ट तक हमने देखा क्लासिकल थियोरी चल रहा था, लेकिन उसमें औद्योगिक क्रांति के बाद जो उसके यूनिट का फॉर्मेट है उसमें ना कुछ चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी, नीड हुई, और जिसकी वजह से हमने न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कवर किया। इन द 20th सेंचुरी Australian industrial psychologist Elton Mayo theory of how thought gave the new birth of behavior oriented thought. Okay, the start of 20th century, कौन से सेंचुरी की शुरुआत में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हमने नियो क्लासिकल थियोरी को अडॉप्ट किया। उसको किसने यूज में लाया या किसने उसको अप्रोच दिया, तो आपको याद रखना है वो ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी ऑस्ट्रेलिया से एक औद्योगिक क्रांतिकारी थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्या, एल्टन मेयो। हु इज द प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी, तो आपको याद रखना है एल्टन मेयो। ओके, व्हेन नियो क्लासिकल थियोरी यूज्ड, तो आपको याद रखना इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, सो एल्टन मेयो इज अ कॉल्ड अ प्रमोटर ऑफ थॉट ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी। जो कुछ सेकंड पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया कि हु इज द प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी, तो याद रखना है एल्टन मेयो, ये क्वेश्चन आ गया। थॉट ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी एम्फाइज अपॉन द बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर ऑफ अ मैनेजमेंट। इसने किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया, तो बिहेवियर के अप्रोच को एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर द मैनेजमेंट। कोई भी बिहेव हो वो ग्रुप में हो और मैनेजमेंट के लिए हो, ये उनका कहना था। Addition were made to the thought of neoclassical theory like informal organization, human behavior, human relation, inspiration, etc. are elements based on the thought of neoclassical theory. ओके, थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी। ओके, आपने देखा था कि नियो क्लासिकल थियोरी में हमने किस चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश की, तो वो था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन, इंस्पिरेशन। ये सारे एलिमेंट्स के बेस पे ही हमने किसको लाया था, नियो क्लासिकल थियोरी लाया था। ये सारे किसके एलिमेंट्स थे, तो वो था क्लासिकल थियोरी का। ठीक है। एल्टन मेयो, हर्सबर्ग, रेंजाइज, लाइकर्ट, क्रिस आर्गियस, MacGyver and the Maslow are the main contributor in this thought. इस नियो क्लासिकल थियोरी के एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं, तो एल्टन मेयो, हर्सबर्ग, रेंसिस, लिकर्ट, क्रिस एग्रियस और था मैकग्रेगर। ओके, मैकग्रेगर एंड मैस्लो थे। ये थोड़े नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन में शायद डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा हो। ओके, in the branch of thought of neoclassical theory, human relation and human behavior thoughts, social mechanism thoughts and social arrangement thoughts are made. ओके, अब नियो क्लासिकल थियोरी के कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें इन्होंने चेंजेस लाने की कोशिश की, तो वो था ह्यूमन बिहेवियर थॉट, सोशल मैकेनिज्म थॉट, सोशल अरेंजमेंट थॉट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी। ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज बिलो। ओके, इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर थॉट है वो सब हम बाद में देखेंगे। आज के लेक्चर में रिवीजन में हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।